हम आपको शिमला के रोतनी कैसल के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसे अब शीशे वाली कोठी के नाम से जाना जाता है। दरअसल यही वो जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी। एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी में बना शिमला का रोतनी कैसल एओ ह्यूम का आशियाना हुआ करता था और यहां पर उन्होंने कई साल बिताए और कांग्रेस के जन्म की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। संयोग यह है कि सोनिया गांधी का नया घर भी इस रोतनी कैसल के पास ही है। आपको दिखाते हैं भारत 24 के संवाददाता शशिकांत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना करने वाले थे एक ब्रिटिशर जिनका नाम था एओ ह्यूम। वो एक आईसीएस अधिकारी थे और उस समय की ब्रिटिश सरकार में इटावा से तबादला होकर वो शिमला आए थे। शिमला आने के बाद वो यहाँ रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना इस उद्देश्य से की कि देश में गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ये पार्टी आगे आए और इसी उद्देश्य के साथ एओ ह्यूम लगातार काम करते रहे। आज़ादी के बाद जब फिर से देश आगे बढ़ा तो कांग्रेस का अस्तित्व बरकरार रहा और कहा गया पहले कि कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को अब बंद कर दिया जाए और एक नए राजनीतिक दल का उदय भारत में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद राजनेताओं ने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने क्योंकि गरीबों की मदद की है, वो एक जुड़ी हुई पार्टी, आज़ादी के संघर्ष में उसने योगदान दिया है, तो कांग्रेस के नाम से ही इस पार्टी के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए। जिस भवन को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस इमारत को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह वो ऐतिहासिक इमारत है जिसमें एओ ह्यूम रहा करते थे और इस भवन में रहते हुए ही उन्होंने 1886 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय एक सहयोगी के तौर पर एक बंगाली ने उनका साथ दिया था, जो कि इतिहास में जिनका नाम दर्ज है WC बनर्जी। WC बनर्जी कलकत्ता के रहने वाले थे और एओ ह्यूम के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो एओ ह्यूम ने इस भवन में रहते हुए कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का जन्म इस भवन से हुआ था, इस इमारत से हुआ था और आज देश में उस कांग्रेस जो 1886 में एक तरह से आप कहें यहाँ से अवतरित हुई, आज एक ऐसे कड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है जिसके हम सब साक्षी हैं। भाजपा ने नारा दिया है देश में कांग्रेस मुक्त भारत का, तो कांग्रेस मुक्त भारत अगर सपना साकार भाजपा का होता है तो इस ऐतिहासिक भवन का जो इतिहास है वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। कांग्रेस के लिए भवन इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस की सत्ता थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस ने एक बार ये कोशिश की थी कि वो इस भवन को, जो कि एक निजी हाथों में आजकल है, कि इसको खरीद ले और इसे देश में कांग्रेस के एक बड़े स्मारक के तौर पर इसका उत्थान करे, लेकिन कई कारणों की वजह से उसका ये सौदा तय नहीं हो पाया और यह भवन का खरीदने की कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। आज यह भवन एक निजी हाथों में है और वही इसकी देखरेख करते हैं और शीशे वाली कोठी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत जगह पे शीशे का इस्तेमाल हुआ है, तो कांग्रेस ब्रिटिश शासनकाल से उस पूरे क्षेत्र में इस कोठी को शीशे वाली कोठी के तौर पर जाना जाता है और बहुत से लोग इस कोठी का भव्य स्वरूप देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। राजा वीरभद्र सिंह जब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, वो कई बार इस कोठी का जिक्र करते थे और वो जानते थे कि इस कोठी का अपना एक अलग महत्व है और शिमला ही नहीं, क्योंकि देश की राजनीति में कांग्रेस का जो महत्व है, कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो इसी जगह से हुआ है। तो इसने एक लंबा दौर कांग्रेस के लिए इस कोठी ने देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं। आज जबकि पूरे हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो भाजपा का यहाँ मुकाबला कर लेगी, तो अगर कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आ जाती है तो उसके लिए इस तरह मुझे लगता है इस भवन में जो उसका इतिहास छुपा है, जो इसमें जो उसकी एक पूरी राजनीति छुपी है, उसके बाद यहीं से अगर उसका पुनर्जन्म होता है एक तरह से, अगर आप देश में उत्थान कहें तो उसके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन भाजपा जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और जगत प्रकाश नड्डा जो कि हिमाचल के भाजपा अध्यक्ष, हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और साथ ही नरेंद्र मोदी जिनका एक ताल्लुक रहा है इस पूरी देवभूमि से, उन लोगों ने भी जिस तरह का संकल्प ले रखा है, उसके बीच में इस कोठी की खामोशी आपको बताती है कि किस तरह से इतिहास के दौर से गुजरते हुए आज ये इस मुकाम पर पहुंची कांग्रेस को देख रही है। इसके साथ ही हम बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह भी एक संयोग है कि आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आज कांग्रेस को जो लोग चला रहे हैं उनका भी एक तरह से निवास स्थान शिमला ही है।
उन्होंने भी अपना घर शिमला से 10 किलोमीटर की दूरी पर छराबड़ा में बनाया है और वो यहाँ पर रह रही हैं और एक तरह से उनकी इच्छा है कि कभी वो इस कोठी को कांग्रेस के लिए ले सकें और कांग्रेस का एक स्मारक इसमें बना सकें। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व इसमें जिंदा रहेगा और कांग्रेस इस बिल्डिंग को, जो कि उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, क्या कांग्रेस के इस सपने को साकार कर पाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो हिमाचल के चुनाव में जो अभी खड़ा है वो यही है कि पूरे देश में जहां कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है, कांग्रेस के लिए यहां से रिवाइवल संभव होगा। क्या रिवाइवल ऑफ कांग्रेस हिमाचल से शुरू होगा, उस भूमि से शुरू होगा जहां कभी ब्रिटिश शासनकाल में इस ऐतिहासिक पार्टी की स्थापना हुई थी। कैमरामैन गौरव के साथ शशिकांत शर्मा, भारत 24 शिमला। तो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट हमने शशिकांत शर्मा की देखी और आइए सीधा उन्हीं का हम रुख करेंगे। शशिकांत, ये जो रिपोर्ट अभी हमने आपकी देखी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट थी और अंतिम जब आपने इसको वाइंड अप किया तो आपने यही सवाल छोड़ा कि क्या यहीं से कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी। आज जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज, कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज और जीत के लिए आश्वस्त दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कि जनता का मूड क्या है, जनता जनार्दन सोच क्या रही है। क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी समझ वहां की जनता को लेकर क्या कहती है ये समझना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज क्योंकि बिल्कुल सामान्य ढंग से हिमाचल में जिस तरह से बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहती है, अगर पिछले 3-4 चुनाव विधानसभा के चुनाव की आप बात करें तो 70 से लेके 75% के करीब वोटिंग हिमाचल में होती है, जो कि देश के कई हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोटिंग मानी जाती है। पिछली बार भी अगर आप देखें तो 75.56% या 53% की वोटिंग हिमाचल में हुई थी, तो ये एक अच्छी वोटिंग है। और इस बार जो चुनाव आयोग या जो उम्मीद की जा रही है चुनाव आयोग के प्रयासों से, कहा जा रहा है कि शायद 80% के हिसाब से वोटिंग हो। तो मुझे लगता है ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर कि मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आ रही है और बीजेपी ने एक बार बड़ी जोर शोर से यह मुद्दा बना रखा है कि वो रिवाज बदलेगी, राज नहीं बदलने देगी। और उत्तराखंड में जिस तरह से आपने देखा है कि बीजेपी अपने इस नारे के साथ, जो कि असंभव लग रहा था लेकिन उसने उसे वहां पे संभव कर दिखाया, तो उसे देखते हुए हिमाचल के लोगों को यह लगता है और वोटर इस बात को लेके थोड़ा कन्विंस भी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की जहां तक बात करें तो हिमाचल एक आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर प्रदेश है और अगर केंद्र सरकार की सहायता खुले तौर पर हिमाचल को मिलनी बंद हो जाए या केंद्र के आशीर्वाद का हाथ हिमाचल पर ना रहे तो उस स्थिति में इस छोटे से प्रदेश के लिए अपने आप को चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। शशिकांत, आपने एक बात कही कि वोटर को काफी हद तक कन्विंस कर पाई है बीजेपी। आपने एक बात कही कि वोटर को काफी हद तक कन्विंस कर पाई है बीजेपी, यानी कि जो हर 5 साल में सरकार बदलने की प्रथा हमने देखी है हिमाचल में रहती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी जी, बिल्कुल। आप अगर विजिबली इस चीज़ को देखें कि भाजपा ने एक बहुत जोर का प्रचार अभियान शुरू किया, जिसके तहत नरेंद्र मोदी जी खुद जो यहाँ पर हिमाचल के वो इतनी ज़्यादा 8 के करीब जनसभाएं उन्होंने की। जगत प्रकाश नड्डा तो हिमाचल से हैं क्योंकि, और वो खुद अपने इस हिमाचल में लगभग ज़्यादा समय तक डेरा जमाए बैठे रहे। तो उनका मुख्य कारण यही था कि वो किसी तरह से वोटर को कन्विंस करें और उसे ये समझाएं कि वो केंद्र में अगर भाजपा की सरकार होगी और हिमाचल में भाजपा की सरकार होगी तो ही हिमाचल जैसे राज्य की तरक्की संभव है। और तरक्की ही नहीं बल्कि डे टू डे की जरूरतें भी तभी पूरी हो पाएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज़्यादा खराब है। तो अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने ये कहा कि हालांकि बदलाव का मन रहता है हिमाचल में, लेकिन क्योंकि भविष्य बीजेपी के साथ लगता है और हमें लगता है कि इस समय शायद इस बार बीजेपी को वोट देना ज़्यादा अधिक कारगर साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। तो बहुत सारे वोटर इस वजह से भाजपा को चूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब है। लेकिन वोटर की साइकोलॉजी को कैसे हम रीड कर पा रहे हैं, वोटर की साइकोलॉजी को कैसे हम रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वोटर्स हैं जिनको ये पता है कि हर 5 साल में हमको सरकार बदलनी है और हर सरकार में नाराजगी का खामियाजा सरकारों को एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखना पड़ता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस बार के उस नाराजगी को दूर करने के लिए, हालांकि बागी विधायक भाजपा के खड़े हुए हैं, कई तरह की चुनौतियों का सामना नाराजगी का उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में है इस समय, उसे लेकर भी लोगों में एक आत्मविश्वास नहीं जाग रहा है उनके अंदर इस पार्टी को लेकर। हालांकि
हालांकि कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया है, बहुत कोशिशें की है और उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन भाजपा यह विश्वास दिला रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेशक वायदा कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस तो क्या किसी के लिए भी फिलहाल संभव नहीं है कि वो हजारों करोड़ का बर्डन उस स्टेट पे डाल दे, जिस स्टेट के पास अभी लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, 70,000 करोड़ का कर्ज है और केंद्र की मदद से जो सरकार चल रही है, तो इसलिए कांग्रेस ये सब नहीं कर सकती। इस तरह के प्रचार जो है भाजपा द्वारा किया गया है, जिसका असर लोगों पे नजर आता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शशिकांत, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि हर्षवर्धन जी आपसे भी मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ जब हम राज्यों के चुनाव की बात करते हैं, हम लोकल मुद्दों पर जरूर चर्चा करते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हिमाचल के अंदर वो थे जो कि राष्ट्रीय पटल पर भी नजर आते हैं। सर्वे में बस मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने लाना चाहूंगी और उसके बाद मिशन रिपीट कैसे मुमकिन होगा मैं चाहूंगी आप ये बताएं। 49% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हैं, 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा एक बताया है, भ्रष्टाचार को 7%, महंगाई को 6%, कोरोना में काम को 6% और इसी तरीके की फहरिस्त एक आगे लंबी है। अब आप ये समझाइए कि बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशों में क्या मिशन रिपीट आपको रंग लाता हुआ नजर आ सकता है या फिर कांग्रेस की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली सरकार में आने के फौरन बाद का वादा आपको लगता है इंपैक्टफुल रहेगा? देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि राज्यों के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मुद्दे एकदम से अलग होते हैं। अब शायद इसका प्रचलन धीरे धीरे बंद हो गया है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व होता है और वो खुद हर राज्य के चुनाव में जिस तरह से आप कहें कि कूद जाते हैं। आप लोगों ने सबने देखा, वायरल वीडियो हो गया था जो कृपाल परमार को समझा रहे थे। तो अगर इस तरह से खुद प्रधानमंत्री लगते हैं तो वहां सिर्फ लोकल मुद्दे प्रभावी होंगे ऐसा रह नहीं जाता है। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ समझने की है कि जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे, जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि पहली जो कैबिनेट होगी उसके बाद हम रोजगार दे देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि देखिए ये चीजें हैं जो हमने की है, जिसमें वो नेशनल इश्यूज की बात करती है और साथ में राज्य की बात करती है और कहती है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल की जनता के लिए बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में और राज्य में दोनों में जब रही तब कोई ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा काम नहीं किया। इसके पहले के 5 साल कांग्रेस की ही सरकार रही, कौन सा ऐसा काम किया या कितने रोजगार दे दिए थे उसका भी अगर आंकड़ा बताते, क्योंकि जनता को थोड़ा कंपैरिजन चाहिए होता है, वो तुलना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, वो ज्यादातर राज्यों में वो साफ साफ कहती है और केंद्र की सरकार तो कह रही है, और इस पर सिर्फ भाजपा नहीं, सभी राज्य सरकारें चाहे जिस दल की रही हो उनको ये लगता है कि न्यू पेंशन स्कीम की तरफ जाना पड़ेगा। बाकायदा उसके लिए राज्य सरकारों से सहमति ली गई और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, और अभी जो बड़े अर्थशास्त्री हैं अरविंद पानगड़िया, उनका एक मैं बहुत डिटेल्ड एक एनालिसिस पीस है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो टैक्स पेयर की एक तरह से उसकी जो हिस्सेदारी होगी उससे आप किसी को पेंशन दे रहे होंगे, आपकी एज बढ़ गई तो आप वो बजटिंग कर पाएंगे क्या? अभी संवाददाता बता रहे थे कि क्योंकि राज्य जिस तरह का है केंद्र की मदद पर दोनों बातें हैं, यानी कि क्या कांग्रेस का ये जो वादा है जनता को ठीक लगेगा? इसमें कहने और करने दोनों की बातें। और मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा और समय होता तो विस्तार से मैं आपको समय दे पाती, लेकिन माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े थे, अनुमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।